हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 66वां एपिसोड लेकर के आए हैं जो कवर करेगा 27 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। हमने अपना बैकलॉग समाप्त कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल करंट वीडियो है जी। आज 4 मई है, तो 3 मई तक के यानी 27 अप्रैल से 3 मई तक के यानी कल तक के पूरा वीडियो आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा मल्टीपल करके स्पीड देख सकते हैं क्योंकि आप तो रिवीजन कर रहे हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। बीते दिनों विश्व मलेरिया दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल मनाया जाता है जी 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को ही मैंने कल बताया था इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया जाता है जी। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का थीम या विषय था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। ठीक है, WHO ने मलेरिया को खत्म करने और जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी विषय को बढ़ावा देने के लिए RBM के साथ साझेदारी की है। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी, जिसे 2008 में विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? अफ्रीका मलेरिया दिवस। मूल रूप से यह मलेरिया के बारे में जागरूक करने का एक अवसर है जो 2001 के बाद से अफ्रीका मलेरिया दिवस मनाया जा रहा था। WHO की बात करें तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO का महानिदेशक टेड्रोस अडैनोम है जी। ठीक है, चलिए बीते दिनों किसने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है? तो ये शुरू करने वाला है UNODC का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। चलिए, इसके अलावा जो UNDP, UNEP, UNFCCC है उसका पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है जी। फिर UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा जर्मनी में है जी, बोन में। बीते दिनों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। भारत को इस सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 2 पायदान का लॉस हुआ है जी, अब 142वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 140वें स्थान पर था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, ये पेरिस बेस्ड गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है जी। क्या? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और यही इस सूचकांक को इंडेक्स को जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर नॉर्वे है, जो कि पिछले साल भी था। दूसरे स्थान पे फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। लास्ट 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया है, जो पिछले साल 179वें स्थान पर था जी। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। भूटान अच्छा है, 67वां स्थान पर है। म्यांमार 139वां, पाकिस्तान को 145वां, भारत से भी 3 स्थान नीचे है ये। नेपाल को 112वां स्थान मिला है, अफगानिस्तान को 122वां स्थान मिला है, बांग्लादेश को 151वां और चीन को 177वां स्थान मिला है जी। तो पड़ोसी देशों में सबसे बुरा चीन ही है। चलिए, मैंने एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पर एक वीडियो बनाई थी, आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को आप जरूर देखें, बहुत अच्छा है ये। बीते दिनों नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL ने किस राज्य में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से सालेकी में कोयला खनन की सिफारिश की है? आप लोकेशन देखिए जरा, ये बिल्कुल ये असम में है जी। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्य करता है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए, असम के बारे में जानना तो बहुत कुछ है, मैं नेशनल पार्क बता देता हूँ आज। मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क और डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है जी। राजीव गांधी ओरांग इसका पूरा नाम है। इस वर्ष विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कितने से कितने अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है? तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है जी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ठीक है, इस वर्ष का थीम है वैक्सीन बर्थ फॉर ऑल। यह दिवस टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह को पहली बार 2012 में आयोजित किया गया था। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्त मित्र याद रखिएगा मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, आप इनका फोटो देखिए, येदियुरप्पा जी हैं, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन 12 घंटे यानी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा। यह हेल्पलाइन केंद्र 6 स्थानों पर स्थित है जी। कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है ना, बैजू भाई वाले हैं क्या, राज्यपाल हैं। यहाँ के नेशनल पार्क नागरहोल नेशनल पार्क है जी, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनरघट्टा नेशनल पार्क है और आंसी नेशनल पार्क है। ध्यान रहे, आंसी नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा गोवा में भी आता है। बीते दिनों सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट चेतक के तहत किस नदी के ऊपर अस्थायी पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है? तो इन्होंने रावी नदी के ऊपर एक पुल बनाया है जी, कसोवाल पुल। पंजाब के किसानों को अपनी फसल को आसानी से ले जाने में मदद करेगा। रावी नदी को पुराना नाम
इरावती, यानी आप कह सकते हैं रावी नदी को इरावती नाम से भी जाना जाता था। इस पुल का निर्माण लागत 17.89 करोड़ रुपये है। ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है जी। बीते दिनों इस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया है। तो आप बताइए। बिल्कुल, चीन का CNSA है जी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका नाम तियानवेन-1 दिया है। चाइना के बात आए तो कैपिटल बीजिंग है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और रेनमिन भी यहाँ की करेंसी है जी। ठीक है, चलिए। बीते दिनों राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी नेशनल बुक ट्रस्ट ने किसके साथ मिलकर नई दिल्ली में कोविड के बाद प्रकाशन परिदृश्य पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। तो इन्होंने फिक्की के साथ मिलकर किया है। ठीक है ना। फिक्की का पूरा नाम, मैं सबके पूरा नाम बताऊंगा। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये महात्मा गांधी के सलाह पर जमनालाल ने इसका 1927 में करीब शायद 1927 में इसका गठन किया गया था। FCI पूरा नाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, और इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है जी। बीते दिनों किसने गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो ये अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है जी। ठीक है, यह पोर्टल ग्राम पंचायत विकास योजना को लागू करने के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हर जानकारी इस ई स्वराज वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिलेगा। पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? तो इन्होंने किया है जी आंध्र प्रदेश ने। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर 5 उप मुख्यमंत्री थे, उसमें से एक जो पिल्ली सुभाष चंद्र बोस थे वो राज्यसभा सदस्य बन गए हैं, तब वो हट गए। अब कुल 4 रह गए हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? आला नानी, के नारायण स्वामी, और पामूला पुष्प श्रीवनी, और क्या है भाषा सैक व्यापारी इनका नाम है। ठीक है, यहाँ 3 नेशनल पार्क है, आप पढ़ लीजिए, वेंकटेश्वरा, राजीव गांधी और पापीकोंडा। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने अमेरिका स्थित सहयोगी कंपनी ने US आधारित शिक्षा प्रौद्योगिकी इडटेक कंपनी के साथ एक प्रबंधित सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जी NIIT, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नीट का मुख्यालय, ये नीट NIIT वाला है, ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा में है, और नीट के CEO सरनेस लल्ला है। बीते दिनों किसने इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB के साथ मिलकर कम लागत में कोविड-19 टेस्ट करने वाली फेलुडा किट विकसित की है? तो ये क्या है जी? CSIR ने। ठीक है ना। CSIR का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR के महानिदेशक हैं शेखर C मंडे, और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी IGIB के निदेशक हैं अनुराग अग्रवाल। ठीक है, तो आप ये दोनों नाम भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों में ई-शिक्षण सामग्री योगदान को आमंत्रित करने के लिए विद्यादान 2.0 की शुरुआत की है? तो ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं जी, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, MHRD द्वारा विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर #MyBookMyFriend अभियान शुरू किया था, मैंने ये भी बताया था। ठीक है, तो विद्यादान 2.0 भी MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है, तो आप ये याद रखेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये झारखंड सरकार ने किया है जी। ठीक है, झारखंड सरकार के अनुसार पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची है और द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं जी। ठीक है, चलिए। बीते दिनों विश्व स्तर पर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को मनाया जाता है WIPD मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसका विषय इस साल का है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इस दिवस का शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको आप WIPO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2000 में शुरू किया गया था। नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने में की गई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में जानेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इस वैश्विक संस्था का कार्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा तथा संवर्धन करना है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है तथा विश्व भर में बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना है। वर्तमान में इस संस्था के कुल 188
देश सदस्य हैं जी, भारत भी इसका सदस्य देश है। इसके सीईओ हैं फ्रांसिस गुर्री, किसके, वीपो के। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी नामक नई योजना की शुरुआत की है? तो ये अच्छा पहल है जी, ये असम सरकार ने किया है धन्वंतरी नामक योजना। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें पैरासीटामोल मंगाने के लिए फ़ोन लगा दें और आपको पहुंच जाए। ये वही दवा पहुंचाई जाएगी जो आपको स्थानीय रूप से अनुपलब्ध होगी, मतलब उपलब्ध नहीं होगी। अगर दवाइयों की कीमत 200 रुपये तक होगी तो आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अगर 200 से अधिक है तो आपको पैसे को भुगतान करना पड़ेगा। चलिए, कल हमने नेशनल पार्क के बारे में बताया था असम के, आज उसके पॉलिटिकल बात जान लेते हैं। दिसपुर राजधानी है गुवाहाटी, सबसे बड़ा शहर यहाँ पर, 33 जिले हैं, असमिया राजभाषा है। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल पहले युवा और खेल मंत्रालय में मंत्री भी रह चुके हैं जी, कैबिनेट में। इस वर्ष किसने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है? तो ये भारत सरकार ने घोषित किया है जी, ठीक है। इससे अब क्या होगा कि 21 अक्टूबर 2020 तक ये लागू रहेगा और तब तक बैंक के कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। 21 अप्रैल 2020 से ये शुरू हो जाएगा। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार। बीते दिनों किस राज्य के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट को तैनात किया है? तो ये केरल में है जी, एर्नाकुलम आप जानते होंगे, ट्रेन के भी नाम है एर्नाकुलम एक्सप्रेस। इस रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया जाएगा। इसका वजन 25 किलोग्राम है और 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये चल सकता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 30 जून 2020 तक सभी जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है जी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बारे में तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। वहाँ के कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं जी। दुधवा नेशनल पार्क है एकमात्र नेशनल पार्क। यहाँ पर नेशनल चंबल सेंचुरी है, पिलभित टाइगर रिजर्व है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी भी है जी, और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे के सारे 5 जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीते दिनों किस भारतीय संस्था ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थ संबंधित सर्च इंजन बिलोकना विकसित किया है? बिलोकना का संस्कृत अर्थ होता है जी खोजना, ठीक है ना। तो ये IIITM केरला ने किया है, ठीक है ना। आप देखिए बिल्कुल गूगल की तरह सर्च इंजन है। IIITM का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला, और इसकी स्थापना 2000 में की गई थी जी। IIITM केरला के निदेशक हैं साजी गोपीनाथ। बीते दिनों किस देश के पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान के हैं जी। इनका फोटो देखिए, ये पाकिस्तान के कप्तान रह चुकी हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें से 2009 से 2017 तक उन्होंने कप्तान के रूप में 137 मैच भी खेले हैं। वर्तमान में उनको एक दिवसीय रैंक 9 बॉलिंग में, ये मेनली बॉलर हैं, और T20 में 41वां रैंक भी ICC में है इनका जी, ठीक है। और इन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए बात पाकिस्तान की आई तो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजधानी इस्लामाबाद है और इमरान खान वो भी एक क्रिकेटर हैं, प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं जी। बीते दिनों इस देश के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है? तो ये कदम उठाया है सऊदी अरब ने। इनका आप राजा को देखिए, यहाँ के किंग हैं ये, इन्हीं का नाम है अल सऊद। नाबालिग अपराधी को हिरासत में अधिकतम 10 साल तक रखी जा सकती है। नए नियम की घोषणा सऊदी सरकार के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवाद अलावाद ने की है जी, ठीक है। इससे पहले कोड़े मारने का भी यहाँ एक वो सजा हुआ करता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया है सऊदी अरब द्वारा। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की है? तो ये 50,000 करोड़ दिया जाएगा जी, ठीक है ना। मैंने बताया था कि 50,000 करोड़ 3 बैंकों को दिया गया था, नाबार्ड, CDB और NHB नेशनल हाउसिंग बैंक को। अब 50,000 करोड़ म्यूचुअल फंड कंपनियों को दिया जाएगा। आपको याद होगा पिछले दिनों म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया द्वारा डेट फंड स्कीम बंद कर दी गई थी, ठीक है। इससे थोड़ा हलचल मच गया था, इसलिए ये कदम उठाया गया है RBI द्वारा। जिन 6 कंपनियों को बंद कर दिया गया था कैंडेड डेट स्कीमों को, उसका नाम है लो ड्यूरेशन फंड, इनकम अपॉर्चुनिटी फंड, शॉर्ट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड और शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, डायनेमिक एक्रेलियर फंड, ठीक है ना। तो ये 6 थे जिनको बंद कर दिया गया था जी, ठीक है। चलिए बीते दिनों किसने 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की है? तो ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC ने लॉन्च किया है जी। इन बसों और कारों को नई दिल्ली और लेह में लॉन्च किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। NTPC ने अब तक फरीदाबाद शहर में और उसके आसपास 90 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन शुरू किए हैं, क्योंकि भैया चार्ज तो करना पड़ेगा। चलिए अब इन चारों ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL बोलते हैं इसको, और नलिन सिंघल इसके हैं जी CEO। फाउंडेशन 1964 में हुआ था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल
पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी, इसका 1975 में फाउंडेशन हुआ था। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है जी। गुरदीप सिंह इसके एमडी और चेयरमैन हैं। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फाउंडेशन 1956 में हुआ था। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है। चेयरमैन, सीईओ और एमडी इसके शशि शंकर हैं जी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, इसका फाउंडेशन 1976 में हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर है। डी राजकुमार इसके एमडी और चेयरमैन हैं। बीते दिनों किस मंत्रालय के सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का कार्यकाल विस्तार मिला है? तो आपको पता होगा ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव के पद पे हैं। सचिव से याद आया कि मैंने एक सचिवों का जो नियुक्ति हुआ है नया, उनका एक वीडियो बनाया है, तो आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे अवश्य देखें। कल ही मैंने शाम में, शायद आपने देख भी लिया होगा, 5 बजे मैंने अपलोड किया था। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन इस मंत्रालय के मंत्री हैं जी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका सबसे अधिक खर्च करता है जी सैनिकों पर, सैन्य सामानों पर। चीन दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर और रूस चौथे स्थान पर है। अमेरिका 732 अरब डॉलर खर्च करता है जी, जो दुनिया में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर चीन है, वो 261 बिलियन डॉलर, और तीसरे स्थान पर 71.1 बिलियन डॉलर खर्च करने वाला भारत है जी। चौथे स्थान पर 65.1 बिलियन डॉलर रूस खर्च करता है और सऊदी अरब 61.9 बिलियन डॉलर खर्च करता है। ठीक है, शीर्ष 3 जो हैं दुनिया भर में 62% पैसे खर्च करते हैं जी। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो ये हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है जी। चेरनोबिल एक यूक्रेन में एक शहर था जी। एक्चुअली वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना हुआ था, परमाणु दुर्घटना हुआ था। ठीक है, जैसे इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम आपने सुना होगा। यह विश्व में घटित सबसे भयानक परमाणु आपदाओं में से एक है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था। बीते दिनों विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है जी। ठीक है ना, 28 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये ILO द्वारा यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। 2003 से ये मनाया जा रहा है जी। इसका उद्देश्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना है। ILO के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। UN का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है जी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है इसके गाय राइडर। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UNGA यानी कि जनरल असेंबली है, उसी का यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है जी। ठीक है ना। अमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप बताएंगे प्लीज। बीते दिनों इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना किया है? तो इनका पिछला अनुमान था 3.6%, अब 1.9% हो गया जी। साथ ही क्रिसिल ने भी 2020-21 के लिए भारत के पूर्वानुमानों को घटा करके 3.5 से घटा करके 1.8% किया है। ठीक है, बीते दिनों किस देश ने मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द करने का फैसला किया? बहुत इंपॉर्टेंट ये वायु अभ्यास है जी। पिच ब्लैक याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, द्विवार्षिक है, यानी कि हर 2 साल में होता है। पिछले बार 2018 में हुआ था, अब 2020 में तो होने से रहा कोरोना वायरस की वजह से, तो 2022 में होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं मेग हुपफेल्ड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया को पत्र लिखकर इसे रद्द करने की जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन है, ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा चलता है यहाँ डॉलर जी। बीते दिनों किस IIT ने NIT श्रीनगर और जम्मू और कश्मीर के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST के इंजीनियरिंग छात्रों की टीम द्वारा कम लागत वाला एक मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार विकसित किया है? तो ये IIT बॉम्बे है जी। ठीक है ना, आप उस वेंटिलेटर के फोटो देख रहे होंगे। IIT बॉम्बे के बारे में जानते हैं, इसका मोटो बड़ा शानदार है, नॉलेज इज द सुप्रीम गोल। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था। दिलीप सिंह भी इसके चेयरमैन है और सुभाषिष चौधरी इसके डायरेक्टर हैं जी। बीते दिनों किस राज्य में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो ये राज्य उत्तर प्रदेश है जी, और उत्तर प्रदेश में ही ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मैं बताता हूँ आपको, प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली ये होता है कि मान लीजिए 2 पर्सन है, A और B, तो A को अगर कोरोना वायरस हुआ है और वो ठीक हो गया, तो उसमें से ये प्लाज्मा निकाल करके B जिसमें ऑलरेडी अभी है उसको दिया जाता है। हालांकि ये परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इससे तत्काल तो राहत मिल ही जाती है जी। ठीक है, बीते दिनों किस राज्य में रहे पूर्व राज्यपाल और दिग्गज कांग्रेसी नेता देवानंद पौम्बर का 86 वर्ष की आयु में गुवाहाटी में निधन हो गया? तो ये असम के थे जी, और ये राज्यपाल बने थे बिहार के और साथ ही त्रिपुरा के। ठीक है ना, तो बिहार और त्रिपुरा के बने थे, तो A और B दोनों आंसर सही है। बिहार की राजधानी पटना है और त्रिपुरा की अगरतला है। हालांकि ये पश्चिम बंगाल के भी कार्यकारी राज्यपाल बने थे। एक और निधन हुआ है भारतीय कलाकार जारिन हाशमी का, 83 वर्ष की उम्र में, इनका लंदन में हुआ है। इनका भी फोटो आप देख रहे होंगे। बीते दिनों किस देश की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये देश पाकिस्तान है जी, अरब सागर में किया है, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान होगा। वैसे इंडिया भी कर सकता है, वैसे क्या दिक्कत है। भारत के पास ऑलरेडी ब्रह्मोस निर्भय, धनुष, ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस NG जैसे खतरनाक एंटीशिप मिसाइल है। एंटीशिप मिसाइल मतलब जो शिप होते हैं ना, शिप पे वार करने वाला। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया मिसाइल है, और धनुष है जो DRDO द्वारा पृथ्वी 3 के
तहत मतलब उसके संस्करण पर बनाया गया है, पृथ्वी 3 के, जो सतह से सतह पार करता है। बीते दिनों भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 स्टेराइल सर्जिकल दस्ताने और अन्य आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति भेजी है? तो भारत ने भेजी है बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में मैंने कल भी डिटेल किया था। आज मैं बताता हूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, और जो 5 राज्य भारतीय सीमा के भारत के साथ बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ, वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बीते दिनों किसने आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स सीएससी को बैंकिंग अभिकर्ता के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है? तो ये अनुमति UIDAI द्वारा दिया गया है जी। इसका पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद। कॉमन सर्विस सेंटर के CEO दिनेश त्यागी हैं। चलिए UIDAI के बारे में जानिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसके चेयरमैन जे सत्यनारायण एक IAS हैं। पंकज कुमार इसके CEO हैं जी। 28 जनवरी 2009 को इसको लॉन्च किया गया था। नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 1 जनवरी 2015 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है जी। इसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया है। जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरमैन है जी राजीव कुमार। नीति आयोग का CEO है अमिताभ कांत। नीति आयोग न तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और न ही स्टैट्यूटरी बॉडी है जी। ठीक है, तो ये एक गैर संवैधानिक बॉडी है, याद रखेंगे। बीते दिनों एयरटेल ने किसके साथ अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है? तो इन्होंने नोकिया के साथ हाथ मिलाया है जी। किसने? एयरटेल ने, भारतीय एयरटेल ने मिलाया है नोकिया के साथ। नोकिया के CEO आप जानते हैं राजीव सूरी हैं, और भारतीय एयरटेल के MD और CEO हैं गोपाल विट्ठल। इन्होंने करीब $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है जी। बीते दिनों किसे तत्काल प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी MD नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम शिवदास मीणा है। आप इनका एक फोटो देखिए शिवदास मीणा को। एक्चुअली ये ऑलरेडी शहरी एवं आवास मंत्रालय में सचिव हैं जी, अतिरिक्त सचिव के पदभार पे हैं। हुडको का जो स्थापना हुआ था 1970 में हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जैसा मैंने बताया, इनके पास अतिरिक्त सचिव के पद है ऑलरेडी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में। उन्होंने 21 अप्रैल 2020 से CMD हुडको लिमिटेड का कार्यभार संभाल लिया जी। हुडको का पूरा नाम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलिए। बीते दिनों किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो ये बैंक है एक्सिस बैंक। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी इनका उसमें हिस्सेदारी 1% का था, 29% अतिरिक्त एक्स्ट्रा खरीदेंगे, अब मतलब 30% हो जाएगा जी। और ये जो सौदा है करीब 1592 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि होगा। ठीक है, 30% किसके पास हो जाएगा? एक्सिस बैंक के पास। बाकी के 70% जो होगा मैक्स फाइनेंस सर्विस के पास होगा जी। एक्सिस बैंक के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं, और एक्सिस बैंक के टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है जी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके MD CEO प्रशांत त्रिपाठी हैं। बीते दिनों किस दिग्गज ऑटोमोबाइल ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करने के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर विकसित किए हैं? तो ये मारुति सुजुकी ने किया है जी। ठीक है ना, मारुति सुजुकी के बारे में जानेंगे। कंपनी ने अब तक लगभग 1200 से अधिक बना दिया है, और इनको उम्मीद है कि 10,000 जल्द ही मुहैया करवा दिया जाएगा सरकार को। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं RC भार्गव, और इसके MD और CEO केनिची आयुकावा है जी। ठीक है ना, मारुति सुजुकी का मुख्यालय नई दिल्ली है जी। मारुति सुजुकी भारत और जापान के संयुक्त कंपनी है ना। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया है? तो आप बताइए। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है जी। ठीक है ना, जगन्ना YSR जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम। इस स्कीम के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति महाविद्यालयों के खातों के बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डाली जाएगी। जगन्ना विद्या दीवाने योजना के बारे में कुछ और जानिए। इसमें राज्य सरकार ITI, BTech, B.Pharma, MBA, MCA और B.Ed पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। जगन्ना विद्या दीवाने योजना के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। इसके लिए कुल 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बीते दिनों भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ $1.5 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने किया है जी एशियाई विकास बैंक ADB के साथ। यह ऋण ADB के जो केयर्स है कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मंजूरी मिली है जी। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के बारे में बता दूं, 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है जी। इसमें कुल 67 सदस्य देश है, जिसमें से 48 है जो एशिया और पैसिफिक एरिया से आते हैं, बाकी 19 है जो अन्य क्षेत्र से आते हैं। इसके अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा बने हैं। ठीक है, ये जापान के वित्त मंत्री रह चुके हैं जी।
बीते दिनों किस बैंक ने कोविड-19 द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान करने के लिए स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू किया है जी। इसमें अधिकतम 5,000 रुपये प्रत्येक सदस्य को दिया जा सकता है और अगर पूरे समूह की बात किया जाए तो 1 लाख रुपया इसके लिए तय सीमा किया गया है। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बताएंगे। इसका है मोटो जो है गुड पीपल टू ग्रो विथ। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 10 फरवरी 1937 को और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है जी। ठीक है, एमडी सीईओ श्री कर्णम शेखर हैं। बीते दिनों किस पुरस्कार से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया? तो ये बहुत ही दुख की खबर है जी। और इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 2011 में। मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल करूंगा। उससे पहले बता दूं कि ग्रैमी पुरस्कार नॉमिनेटेड गायक ट्रॉय डेस्नेट का भी निधन हो गया। इनका फोटो देखिए। और लिवरपूल के पूर्व खिलाड़ी माइकल रॉबिन्स का भी निधन हो गया। इनका फोटो देखिए। ठीक है, तो इन तीनों को आप सभी पाठकों की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं हम। इरफान खान के बारे में जानते हैं। 7 जनवरी 1966 को इनको जयपुर में जन्म हुआ था। इनका मूल नाम साहबजादे इरफान अली खान था जी। ठीक है, इन्होंने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1988 में सलाम बॉम्बे से की थी। उन्होंने कुछ टीवी शो जैसे चाणक्य, भारत एक खोज, बनेगी अपना घर, चंद्रकांता जैसे धारावाहिकों में काम किया। उनका लोकप्रिय फिल्म हासिल, मकबूल, लाइफ इन मेट्रो, पान सिंह तोमर, पीकू, मदारी, हिंदी मीडियम वगैरह थी जी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया जैसे द नेमसेक, दार्जिलिंग लिमिटेड, स्लम डॉग मिलियनियर, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड। और इन्होंने 2011 में, जैसा मैंने बताया, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और एक्चुअली इनको 2018 से न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहे थे ये जी। बीते दिनों असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है? तो इन्होंने 50 लाख रुपये का जीवन बीमा देने की घोषणा किया है जी। साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पत्रकारों के लिए 15 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी अगर संक्रमित होने के बाद इनकी जान जाती है तो। ठीक है, ये असम के आपको मैप दिख रहा होगा। कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगिरी ये 4 बोडोलैंड टेरिटोरियल जिला हैं जी। बीते दिनों पीसीबी की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इन्होंने 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है जी। वे पाकिस्तान के लिए अब तक 16 टेस्ट, 121 वनडे और 84 T20 मैच खेल चुके हैं जी। ठीक है ना। मैंने सना मीर के बारे में बताया था, वो भी पाकिस्तान के थे, उन्होंने संन्यास लिया है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो इन्होंने मनीषा सिंह को दूत नियुक्त किया है जी। ठीक है, OECD एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 37 देश सदस्य हैं जी। 1961 में इसका फाउंडेशन हुआ था। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है जी, इंटरनेशनल डांस डे। ठीक है, इसके बारे में और जानेंगे। ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन की शुरुआत की कला यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI जिसको बोलते हैं की नृत्य समिति द्वारा की गई है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना यानी ITI की स्थापना 1948 में किया गया था और इसका भी मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में ही है जी। जैसा कि मैंने बताया, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट अप्रैल में जितने भी इंपॉर्टेंट डे आया है। उड़ीसा 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस, विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल, राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस 5 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विशेष सुरक्षा समूह स्थापना दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल, BR अम्बेडकर स्मरण दिवस 14 अप्रैल और विश्व एरोनॉटिक्स डे भी 14 अप्रैल को मनाया गया। विश्व हीमोफेलिया दिवस 17 अप्रैल और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे यानी UPSC 21 अप्रैल को, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को, नेशनल सेक्रेटरीज डे 21 अप्रैल को ही जी। ये 3 दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को, विश्व अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी बोलते हैं 24 अप्रैल को, प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस 24 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल को और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जैसा कि अभी मैंने बताया 29 अप्रैल को जी। मैंने इसको पोस्ट यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी कर दिया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इनका फोटो देखिए, ये है TS तिरुमूर्ति। ठीक है, ये जगह लेंगे जी सैयद अकबरुद्दीन का। ठीक है ना, ये 85 बैच के IFS ऑफिसर हैं। बीते दिनों किसे 8 महीने की अवधि के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं नीरज व्यास। नीरज व्यास को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है जी PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1988 को किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बीते दिनों मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2020 के लिए लगाए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को बदलकर कितना कर दिया है? तो इन्होंने बहुत ही कम बताया है जी, 0.2% बताया है। इनका पिछला अनुमान 2.5% था। ठीक है,
मूडीज़ के बारे में बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, और इसके सीईओ हैं रेमंड व्हाइटहेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अगले साल के लिए 6.2% बताया है जी। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे 2 साल के लिए क्रिकेट से संबंधित किसी भी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया है। तो इनका नाम दीपक अग्रवाल है जी। ठीक है ना। एक्चुअली ये एक टी10 क्रिकेट लीग के सिंधी फ्रेंचाइजी के मालिक हैं, और इनको अब 27 अक्टूबर 2021 से पहले किसी भी गतिविधियों में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। ठीक है। आईसीसी के बारे में हम जानेंगे। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं, वो इंडियन हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ भी इंडियन ही हैं, जिनका नाम मनु साहनी है जी। ठीक है ना। हेडक्वार्टर इसके यूएई के अंदर है, दुबई में। बीते दिनों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2616 करोड़ रुपए का ऋण देने की सहमति जताई है। तो इन्होंने महाराष्ट्र को ये ऋण देगा जी। ठीक है ना। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एडीबी के बारे में आप जानते हैं, 19 दिसंबर 1966 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है जी। 68 देश इसके मेंबर्स हैं, और मात्सुगु अस्कावा इसके प्रेसिडेंट हैं। बीते दिनों इस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला के लिए जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है। तो आप बताइए, ये है राज्य मध्य प्रदेश जी। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से राज्य के आयुष मतलब आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकुट चूर्ण, इस त्रिकुट में पीपल, अदरक और काली मिर्च के पैकेट कोरोना वायरस संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को निःशुल्क वितरित करेगी। साथ ही राज्य के 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के इन पैकेटों को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है जी। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में इंटरनेशनल जज डे, जज पढ़िएगा इसको ना, जज डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है जी। ठीक है। एक्चुअली ये एक प्रकार के वेस्टर्न म्यूजिक है जो अफ्रीका और अमेरिका में बहुत फेमस है। ठीक है। इस दिन का मनाए जाने का उद्देश्य शांति, एकता, लोगों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने के लिए एक शैक्षणिक साधन के रूप में जैज की खूबियों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है जी। इस वर्ष इसकी 9वां संस्करण मनाया जा रहा है। ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो फिर से एक बार, यूनेस्को के महानिदेशक एड्रे एजोलो हैं। 4 नवंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है जी। कितने बार बता चुका हूँ मैं। बीते दिनों देश में आयुष्मान भारत दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो आधा आंसर मैं देता हूँ, आधा आप दीजिएगा। 30 अप्रैल को मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आयुष्मान भारत दिवस कब से मनाया जा रहा है? ठीक है ना। कब से मनाया जा रहा है ये आप मुझे बताएंगे। इस दिन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। पीएमजे। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2018 में गरीबों के प्रति 5 लाख रुपये प्रति परिवार के कवर के साथ विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किया था जी। ठीक है। आयुष राज्य मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। बीते दिनों किस भारतीय क्रिकेटर को यूएसए की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इनका नाम जे अरुण कुमार है। ठीक है। आप इनका एक फोटो देखिए, ये अभी यूएसए क्रिकेट के कोच बने हैं जी। ठीक है ना। इन्होंने आईपीएल में पंजाब किंग्स 11 पंजाब के कोच भी रह चुके हैं। इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 7200 से अधिक रन बनाए हैं, और लिस्ट ए में 3000 से अधिक रन बनाए हैं, यानी काफ़ी अनुभवी भी हैं। यूएसए क्रिकेट के बारे में जानेंगे। इसका मुख्यालय कोलोराडो यूएसए में है, और इसका अध्यक्ष पराग मराठे हैं, जो कि वो भी इंडियन ही है जी। यूएसए क्रिकेट के सीईओ इयान हिंगी हैं। ठीक है ना। चलिए, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। बीते दिनों किस पूर्व वित्त सचिव को 3 साल के कार्यकाल के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए, ये सारे के सारे वित्त सचिव ही हैं जी। तो ये राजीव कुमार है, इनका फोटो देखिए आप। ये कपिल देव त्रिपाठी की जगह लेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति के सचिव बनाया गया है। आपको पता है, मैंने बताया था आपको। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के निदेशक कैलाश दानू रत्नू हैं, और इसके सचिव हैं किम्बू किम्पगेन। ठीक है ना। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है जी। बीते दिनों किसने भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाले निकाय सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इनका नाम सुरेश एन पटेल हैं। ठीक है। इनमें 2 आयुक्त होते हैं और एक मुख्य आयुक्त होते हैं जी। तो शरद कुमार ऑलरेडी आयुक्त हैं, और संजय कोठारी को कुछ दिन पहले नियुक्ति की गई थी, मैंने बताया था आपको। इसके जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। इनको लेकिन 2 साल के लिए किया गया, 2022 के अंत तक के लिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ऑफकोर्स नई दिल्ली में ही होगा। ठीक है ना। संजय कोठारी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई थी, जबकि इनको संजय कोठारी ने शपथ दिलाया है। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है जी। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है। ये ILO द्वारा मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय
श्रमिक संगठन, इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है जी। यह दिन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो बहुत ही पुराना है जी, ठीक है ना। आईएलओ के बारे में हम जानेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है जी, ठीक है ना। जब भी आईएलओ बताता हूं, मैं बताता हूं अम्नेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है जी। भारत में पहला श्रम दिवस मनाया गया था 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में, ठीक है। इसके अलावा इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कहा जाता है, मराठी में कामगर दिवस कहा जाता है, तमिल में उझीपालार नाल के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है जी, ठीक है ना। गाय राइडर इसके अध्यक्ष है, 1919 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। पूरे 101 साल हो गए इसके भी। बीते दिनों मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को इस देश के सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। तो आप इनका फोटो देखिए और आप मुझे बताइए इसका आंसर। राइजिंग सन किस कंट्री को कहा जाता है? तो वो जापान है जी, ठीक है ना। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। इनको ये एक पेशे से एलोपैथिक डॉक्टर हैं जी। मणिपुर टूरिज्म फोरम एमटीएफ के संस्थापक भी हैं, ठीक है ना। अब हम डिटेल करेंगे जापान को। जापान की राजधानी टोक्यो है, आपको पता है। यहाँ के जो डेनोनोम है उसको जापानीज बोलते हैं। अंपायर नारुहितो हैं और शिंजो आबे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जी। यहाँ के लेजिस्लेचर को डाइट कहते हैं और एन करेंसी है। होकैडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू, ये 4 बड़े आइलैंड हैं जापान में। बीते दिनों एक्सिस बैंक के पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को किसने अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो शिखा शर्मा बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है जिनके बारे में हम बताते हैं आपको। गूगल पे इंडिया ने इनको नियुक्त किया है सलाहकार जी। गूगल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई हैं, एक इंडियन है, और अल्फाबेट इंक इसके पेरेंट कंपनी है जी। शिखा शर्मा 2008 में एक्सिस बैंक में शामिल होने के लिए इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से इस्तीफा दिया था। उन्होंने 2018 तक एक्सिस बैंक में रहे, यानी 10 साल करीब रहे जी। और इन्होंने इस बैंक को बहुत ही बड़ा बैंक बनाने में बहुत बड़ी इनकी हाथ रहा है जी। इसके अलावा शिखा शर्मा आईटी प्रमुख टेक महिंद्रा के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी हैं। बीते दिनों किसने दिल्ली पुलिस के साथ आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये किया है AIIA ने, ठीक है। इसका पूरा नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 10 अक्टूबर 2015 को, और इसके डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसारी, ठीक है ना। आपको फोटो में दिख रहा होगा, आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। बीते दिनों किस IIT की टीम ने वेब आधारित प्रकृति नामक एक कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो ये IIT दिल्ली ने किया है जी, ठीक है। अब प्रकृति का पूरा नाम जानिए, प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, ठीक है। इसमें पूरे आपको इंडिया के सारे राज्यों में जो इन्फेक्शंस हैं वो आपको डिटेल बताता है, ठीक है ना। IIT दिल्ली के बारे में जानेंगे। इसके निदेशक हैं वी राम गोपाल राव और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी जी, ठीक है ना। तो काफ़ी पुराना है, हालांकि इससे भी पुराना IIT है। आप उसका नाम बताइए। बीते दिनों किस राज्य के विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जिसको MSMEs कहते हैं, उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है? तो ये कर्नाटक ने किया है जी, ठीक है ना। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने किया है। इसमें ये 29 फरवरी तक लागू रहेगा, मतलब उस समय तक आप ले सकते हैं लोन। 1 लाख रुपये तक लोन दिया जाएगा और 36 महीने तक आपको इसको चुकाना होगा जी, ठीक है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है और P गोपी कृष्ण इसके अध्यक्ष हैं। सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आप बताइए। ये किए हैं जी रविशंकर प्रसाद, ठीक है। रविशंकर प्रसाद के पास केंद्रीय कानून और न्याय के साथ साथ संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है जी, रविशंकर प्रसाद के पास, ठीक है ना। तो इन्होंने ही इस भारत का प्रतिनिधित्व किया है। G20 के बारे में आप जानते हैं। आप ये बताइए कि G20 में एशिया के कितने देश हैं? बीते दिनों किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #BeWillWin नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है फीफा ने जी, FIFA फीफा ने किया है। फीफा का पूरा नाम आप बताएंगे। फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान वाइचिंग भूटिया, देखिए इनको फोटो में, वहीं से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है जी। फीफा का मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। 21 मई 1904 को इसका फाउंडेशन हुआ था पेरिस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है जी। मेंबर स्टेट इसके 211 कंट्री हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश है। प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फैंटिनो, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे। बीते दिनों किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया? तो पिछले 2 दिन से
एक इरफान खान जी का देहांत हुआ, फिर ऋषि कपूर जी का हुआ, और इनका नाम है चुन्नी गोस्वामी। ये फुटबॉल खिलाड़ी थे जी, हालांकि ये क्रिकेटर भी थे लेकिन फुटबॉल टीम के ये कैप्टन थे। ठीक है, इनके कप्तानी में 1962 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में, और 64 में एशियाई कप में उप विजेता रहा था जी। ठीक है ना, मतलब रनर अप रहा था जिसको कहते हैं आप, फाइनल हार गए थे। ठीक है, हालांकि ये मोहन बागान के लिए बहुत गेम खेले हैं, ये क्रिकेट में भी अच्छा खेले हैं और कोलकाता के लिए रणजी मैच खेला करते थे जी। बीते दिनों पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थी? तो वे एक फ्रीडम फाइटर थी जी, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, आप इनका एक फोटो देखिए, 101 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे, चलिए देखते हैं इनके बारे में। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा भारली का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में बहुत लोकप्रिय थी जी। ठीक है, इनका जन्म असम में हुआ था 19 फरवरी 1919 को। ठीक है, वह 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में शामिल हुई, जिसमें वह एक प्रमुख नेता बनकर उभरी थी जी। ठीक है, 2005 में उनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2006 में उनको 2 अवार्ड और दिया गया था, गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, और असम सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जी। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पहले नंबर पर है? तो ये राज्य छत्तीसगढ़ है जी। छत्तीसगढ़ ने 18 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए हैं जी। हालांकि आंध्र प्रदेश ने भी करीब 10 लाख रोजगार दिए हैं। ठीक है, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। लॉकडाउन के बावजूद 18,51,536 श्रमिकों ने छत्तीसगढ़ के 9,883 ग्राम पंचायतों में काम किया जी। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री हैं जी। हम छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, किससे अलग होकर के? मध्य प्रदेश से अलग होकर के। ठीक है, इसके रायपुर राजधानी है, इसका नाम नवा रायपुर, अब अटल नगर भी पड़ गया है जी। ठीक है, यहाँ के 28 जिले हैं लेकिन सबसे बड़ा शहर रायपुर है। छत्तीसगढ़ी और हिंदी यहाँ राजभाषा है। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं जी। विधानसभा में 90 सीटें हैं, 5 सीटें राज्यसभा में और लोकसभा में 11 सीटें हैं। बिलासपुर में यहाँ के हाईकोर्ट है, तो आप कह सकते हैं जुडिशियल कैपिटल। बीते दिनों किस IIT के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निकेई एशिया प्राइज 2020 के लिए चुना गया है? तो ये IIT मद्रास में है जी। ठीक है, इनका फोटो देखिए, ये बहुत गर्व की बात है। हालांकि इसमें 3 पुरस्कार दिया जाता है, तो इनको साइंस एंड टेक में यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इनको दिया गया है। ठीक है, संस्कृति और समुदाय में राम प्रसाद कदेल को दिया जाएगा, जो कि नेपाल से हैं, और आर्थिक और व्यवसायिक नवाचार में मलेशिया के 2 लोग हैं, उनको दिया जाएगा जी, एंथनी टैन और टैन है लिंग। बीते दिनों विश्व ट्यूना दिवस वर्ल्ड ट्यूना डे कहते हैं इसको, के रूप में कब मनाया गया है? तो ये यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है जी, हर साल 2 मई को। इससे रिलेटेड आप एक फोटो देखिए। ट्यूना एक्चुअली एक प्रकार के क्या है, मछली है, फिश है जी। ठीक है ना, और इसमें ये दिवस मना करके यूनाइटेड नेशन ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है जी। ये पहली बार 2017 में मनाया गया था, तो आपको बहुत याद होगा, बहुत ही लेटेस्ट है, यानी कि ये चौथी ट्यूना डे है। बीते दिनों किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? तो आप बताइए, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ इसको। बिल्कुल सही, ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ने मनाया है जी। तो A और B दोनों ऑप्शन सही हैं। भारतीय संसद ने वर्ष 1960 में बम्बई के बहुभाषी राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के लिए बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था, जो 1 मई 1960 को लागू हुआ। अब गुजरात के बारे में बताता हूँ आपको। राजधानी गांधीनगर, 33 जिले, गुजराती राजभाषा, 1 मई 1960 को, और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र भी। राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं और विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जी। ठीक है, वहाँ के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और कोश्यारी जी राज्यपाल हैं। बीते दिनों किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो ये बुरी खबर है, अपना ही देश भारत ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो मेजबानी करने वाला था अगले साल, वो गंवा दिया है जी। वजह बना कि भारतीय मुक्केबाजी जो महासंघ है, उन्होंने फीस नहीं भर सका, लिहाजा अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने साल 2017 में जो करार हुआ था, वो अब तोड़ करके भारत के बजाय सर्बिया को सौंप दिया है। ठीक है, सर्बिया की राजधानी आप बताइए। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो इसका आंसर है जी जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है ना, एक्चुअली नदी विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालयों को जोड़ करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, आपको पता है। और गजेंद्र सिंह शेखावत को इस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है जी। चलिए, सबसे ज़्यादा विवादित ये कावेरी जल प्रबंधन रहा है, तो इसके बारे में जान जाते हैं। ये पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था, जैसा कि मैंने बताया। ये तीनों को मिलाकर के जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है जी मोदी सरकार में। ठीक है,
अब ये एक डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा। कौन सा? ये जो नदी विकास हो गया, ये एक डिपार्टमेंट हो जाएगा, जल संसाधन, गंगा संरक्षण। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था जी। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत किया है? तो ये अपना देश नहीं है, ये है ब्रिटेन जी। ठीक है ना, ये योजना 100% जो है वो राज्य पोषित होगा और इसमें 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ऋण दिया जा सकता है, ब्याज मुक्त वो भी। ठीक है, इन्होंने अपने देश में सेवा कर्मियों को 60,000 पाउंड का बीमा भी दिया है जी। बीते दिनों किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये बहुत ही सम्मानजनक बात है। ये हैं शोभना नरसिम्हन, इनका फोटो देखिए। वह वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर हैं। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में ये सम्मानित किया गया है जी। बीते दिनों केंद्र सरकार ने कितने वस्तुओं के लघु वन उपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की है? तो कुल 49 वस्तुएं हैं जी। ठीक है, लघु वन उपज के विभिन्न मदों के बीच एमएसपी वृद्धि 16% से 66% के बीच है जी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, रेणुका सिंह सरूता इसके राज्य मंत्री हैं। बीते दिनों किसने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है? तो ये ग्रहण किए हैं गिरधर अरमाने। मैं बताता हूं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल देखेंगे। यही हैं गिरधर जी। उन्होंने संजीव रंजन की जगह लिया है जी, शिपिंग मंत्रालय में जिनको नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। अरविंद कुमार शर्मा, इनका फोटो देखिए, ये एमएसएमई में सचिव इनको बनाया गया है और इसके भी मंत्री नितिन जयराम गडकरी ही हैं। मैंने इस पर जो वीडियो बनाया बहुत ही शानदार है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उससे वीडियो को देखिए, सचिवों की नियुक्ति। बीते दिनों किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? तो ये राज्य असम है जी। ठीक है ना, क्लासिकल स्वाइन बुखार को हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक संक्रामक बुखार है जो सूअरों के लिए जानलेवा साबित होता है। स्वाइन फ्लू मनुष्यों में होते हैं जबकि ये सूअर में होता है जी। ठीक है, चलिए अब असम के बारे में डिटेल करते हैं। राजधानी दिसपुर, गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर, 33 जिले, असामिया राजभाषा और 16 जनवरी माफ कीजिएगा 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था। जगदीश मुखी इसके राज्यपाल हैं, सर्वनाम सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जी। ये कभी खेल मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, विधानसभा में 126 सीटें हैं। चलिए, हाईकोर्ट गुवाहाटी है जी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के बारे में बताता हूं। 1 मार्च 1948 को इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। हालांकि है तो गुवाहाटी में, लेकिन इसका जो बेंच है वो कोहिमा, आइजोल, ईटानगर और अगरतला है, क्योंकि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में यही काम करता है जी। अब असम के बारे में 5 नेशनल पार्क बता देता हूँ। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बीते दिनों किस मंत्रालय द्वारा एक परियोजना निगरानी इकाई यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की गई है? तो ये कोयला मंत्रालय ने किया है जी। ठीक है ना, कोयला मंत्रालय ने इस यूनिट का स्थापना किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी हैं। ठीक है, और अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कोयला मंत्रालय में सचिव कौन है ये भी बताइए। बीते दिनों चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो बिल्कुल इनको तो करना पड़ेगा जी, क्योंकि यूएसए ने हाथ जो खींच लिया, तो इन्होंने 3 करोड़ डॉलर और देने की बात की है WHO को। हालांकि ऑलरेडी ये 2 करोड़ डॉलर दे चुके हैं, लेकिन 3 करोड़ और देंगे, यानी कि 5 करोड़ हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ के करेंसी रेनमिन भी चलता है। बीते दिनों किस राज्य के काले चावल, जिसे चाक हाव भी कहा जाता है, को GI टैग दिया गया है? तो जैसा कि आपने देखा होगा, थंबनेल भी यही था। ये मणिपुर में होता है जी। ठीक है, आप इसका शकल देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होता है, काला। साथ ही गोरखपुर के टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मिताई को भी भौगोलिक सांकेतिक टैग यानी GI टैग दिया गया है। अब एक एक करके हम डिटेल करेंगे। इस चावल का रंग गहरा काला होता है। इसका वजन अन्य रंग के चावल के किस्मों की तुलना में अधिक होता है जी। चावल का अधिक वजन और इसका काला रंग का मुख्य कारण क्या है? एंथोसाइनेटिक एजेंट होना। ठीक है, क्या है? एंथोसाइनिन एजेंट का होना जी। यह चावल मिठाई, दलिया बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब गोरखपुर के टेराकोटा के बारे में बताता हूँ। यह 100 वर्ष पुराना है जी। ठीक है, हस्तशिल्पियों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से तैयार की गई छोटी बड़ी आकृतियों और मूर्तियों के पकने के बाद लाल रंग खुद ब खुद निखर कर आता है। अब कतलाई मिठाई तमिलनाडु के दक्षिण भागों में यानी कि नीचे की भारत के निचले हिस्सों में ये मूंगफली से बनाई जाती है जी। मूंगफली और गुड़ को एक साथ मिला करके। इसमें विशेष रूप से थामीबरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। देखिए, GI टैग एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, ये देखिए आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप रिवीजन बिल्कुल कर लें उसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब मुझे